हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की, उसमें आज हम फ्लेमिंगो के 5th चैप्टर इंडिगो की क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिसके राइटर हैं लुइस फिशर। देखिए, पूरा चैप्टर जो है गांधी जी की लाइफ पर बेस्ड है। समरी अगर हम इसकी देखें बहुत ही संक्षिप्त रूप में, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि गांधी जी ने अपना जो पहला आंदोलन अंग्रेजों के जो विरुद्ध किया था वो बिहार के चंपारण जिले से स्टार्ट किया था। और उस आंदोलन में उन्होंने किसानों की जो प्रमुख समस्या थी, जो अंग्रेज जमींदार जानबूझकर बलपूर्वक किसानों से नील की खेती करवाया करते थे, उस विषय में गांधी जी ने किसानों की हक की लड़ाई लड़ी और वो जीते भी। तो पूरा चैप्टर इसी पर फोकस है कि किस प्रकार से गांधी जी ने किसानों की आवाज़ उठाई। ठीक है, बाकी बातें आपको ये जो क्वेश्चन आंसर से है उनसे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी टू बी अनदर पीजेंट? कि सेवकों ने गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझा? तो देखिए, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जब एक किसान है राजकुमार शुक्ला नाम का, वो गांधी जी को लेकर के एक वकील के यहाँ जाता है। तो वकील के यहाँ जो नौकर है, सेवक है, वो गांधी जी को उन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं था, तो वो गांधी जी को भी क्या समझ बैठे थे, एक दूसरा किसान ही समझ बैठे थे। ठीक है, अब देखते हैं जरा इस आंसर को। राजकुमार शुक्ला लेड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। कि राजकुमार शुक्ला जो कि एक किसान है, वो गांधी जी को लेकर के राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए। राजेंद्र प्रसाद कौन है? इनके वकील है राजकुमार शुक्ला के, जो इनका केस लड़ते हैं। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर पीजेंट। जो सेवक हैं राजेंद्र प्रसाद के, वो पहले से ही राजकुमार शुक्ला को एक गरीब किसान के तौर पर जानते हैं, क्योंकि वो पहले भी वहां आता जाता होगा। गांधी वाज आल्सो क्लेड इन ए सिंपल धोती। अब चूंकि गांधी जी भी धोती पहने हुए थे, सिंपल धोती में थे वो। हेंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। इसलिए सेवकों ने यही सोचा कि आज दो किसान एक साथ आ गए, यानी कि गांधी जी को भी वो सेवक क्या समझे, किसान ही समझे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। What did the British landlords want the peasants to pay as rent? कि जो अंग्रेज जमींदार है वो किसानों से किराए के तौर पर क्या प्राप्त करना चाहते थे, कि यानी कि किसान किराए के तौर पर क्या दे, अंग्रेज जमींदार क्या चाहते थे। तो देखते हैं जरा। द पीजेंट्स पेड इंडिगो एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि जो अंग्रेज जमींदार थे उन्होंने किसानों को ही ज़मीन दे रखी थी कि भाई आपको ही खेती करना है, लेकिन जो भी ज़मीन दी है उसके 15% भाग पर आपको नील बोनी है, और वो नील हमारा किराया है। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने कह दिया कि अब हमें नील की खेती नहीं चाहिए, आपको 15% ये या ज़मीन जो आप कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, इसका किराया हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा है कि अंग्रेज जमींदार जो है किसानों से किराए के तौर पर क्या चाहते थे। तो देखते हैं, द पीजेंट्स पेड इंडिगो एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। कि जो किसान है वो अंग्रेज जमींदारों को किराए के तौर पर नील देते थे, यानी कि नील की खेती करते थे। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब जर्मनी ने जो है कृत्रिम नील बना ली थी। So the British landlords wanted money as compensation for being released from the 15% arrangement. इसलिए जो अंग्रेज जमींदार थे उन्होंने कहा कि भाई आप हमें पैसे दीजिए, क्योंकि हम आपको 15% ज़मीन जो हम आपसे कहते थे कि यहाँ पर नील की खेती करना है, हम आपको मुक्त कर रहे हैं उस चीज़ से। आप आपकी खेती करिए, लेकिन आप अब हमें क्या देंगे, पैसा देंगे। तो यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स क्या चाहते थे, कंपेंसेशन चाहते थे मनी के तौर पर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। बड़ा ही छोटा प्रश्न है कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। कि जो कृत्रिम नील का
प्राकृतिक नील के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यानी कि जब कृत्रिम नील बनने लग गई तो प्राकृतिक मूल्य जो नील है उसकी कीमत क्या हो गई? कम हो गई। तो द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो, यानी कि जो प्राकृतिक नील है उनके मूल्य कम हो गए। किसकी वजह से? कृत्रिम नील की वजह से। अब अगला प्रश्न है, वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? देखिए ये प्रश्न किससे संबंधित है? जब गांधी जी किसानों के केस को लेकर के अदालत में गए तो बहुत जब वाद विवाद हुआ, बहुत सारे केस हुए और अंततः गांधी जी की जीत हो गई और जो जमींदार थे वो मान गए कि ठीक है हम किसानों के पैसे को वापस कर देंगे। तो प्रश्न में ये पूछा है कि गांधी जी ने 25% रिफंड पर ही हाँ क्यों कर दी? यानी कि जब गांधी जी ने कहा कि ठीक है किसानों के पैसे वापस करो, तो जमींदारों ने कहा कितने वापस करें? तो गांधी जी ने कहा था कि 50% वापस करो, लेकिन जमींदारों ने कहा कि हम सिर्फ 25% पैसे जो कीमत है वही वापस करेंगे। तो गांधी जी 25% पर ही क्यों मान गए? तो देखते हैं जरा। अकॉर्डिंग टू गांधी, the amount of money given as a refund to farmers was not more important than the fact that the landlords were obliged to surrender a part of their money and with it a part of their prestige too. तो गांधी जी के अनुसार जो धन रिफंड के तौर पर किसानों को मिला था वो ज़्यादा जरूरी नहीं था, वाज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, बल्कि द फैक्ट तथ्य ये कि द लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लिग्ड टू सरेंडर, कि जमींदार झुके हैं, जमींदारों ने अपनी हार मान ली है किसानों के सामने और वो एक उस धन का एक हिस्सा भी देने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि धन के साथ वो अपनी प्रतिष्ठा भी, मतलब उनकी प्रतिष्ठा भी झुकी है, उनका गर्व भी कम हुआ है, उनका घमंड भी कम हुआ है। तो ये बड़ी बात है। यानी कि गांधी जी का मतलब ये था कि कम से कम हमने जमींदारों को झुका तो दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाउ डिड दिस एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? यानी कि ये जो एपिसोड था चंपारण वाला, जिसमें आखिरकार गांधी जी ने किसानों को जीत दिलवा दी, इस एपिसोड के बाद किसानों की जो दुर्दशा है उसमें कितना बदलाव आया? तो देखते हैं जरा। एज ए रिजल्ट ऑफ द एपिसोड, कि इस एपिसोड के परिणाम स्वरूप द पीजेंट्स सा डेट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, जो किसान थे उन्होंने देखा कि उनके तो अधिकार भी थे और उनका एक रक्षक भी है, डिफेंडर भी है, उनको बचाने वाला भी है। दे लर्नड करेज एंड सेल्फ रिलायंस, उन्होंने साहस और आत्मनिर्भरता के गुण को सीखा। आल्सो विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर स्टेट्स, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और कुछ सालों बाद तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपनी ज़मीनें ही छोड़ दी क्योंकि नील की खेती बंद हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि जर्मनी ने उसके बाद क्या कर लिया था? कृत्रिम नील को बना लिया था। अब देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर्स, कि गांधी जी ने जो दूसरे जो वकील थे उनको कैसे प्रभावित किया था? तो देखिए हुआ क्या था, एक बार जो कोर्ट है वहाँ से आदेश आया कि गांधी जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वो सबसे आगे बढ़ रहे थे इस मामले में। तो गांधी जी ने बाकी वकीलों से पूछा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो क्या करेंगे? तो वकीलों ने कहा कि हम तो हमारे घर चले जाएंगे। तो फिर गांधी जी ने पूछा कि फिर इन किसानों का क्या होगा, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूँ इनके हक की लड़ाई लड़ने, आप तो इनके पहले से वकील रहे हैं, आप इनके जिले के हैं। तब जाकर के वकीलों को लगा कि जब एक बाहर का व्यक्ति आकर के किसानों के हक की लड़ाई लड़ सकता है तो उन्हें भी लड़ना चाहिए और वो भी गांधी जी के साथ जेल ही जाएंगे। इस प्रकार से गांधी जी ने उन वकीलों को प्रभावित किया था। तो देखते हैं जरा, गांधी आस्क्ड द लायर्स व्हाट दे वुड डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू जेल।
गांधी जी ने वकीलों से पूछा कि वो क्या करेंगे यदि उन्हें जेल भेज दिया जाता, सेंटेंस मतलब सजा, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, तब वो क्या करेंगे। दे आंसर्ड डेट दे वुड रिटर्न बैक। उन्होंने उत्तर दिया वकीलों ने कि हम तो हमारे घर चले जाएंगे वापस बैक। ही देन आस्क्ड देम अबाउट द प्लाइट ऑफ द peasants। फिर गांधी जी ने पूछा कि फिर इन किसानों की दुर्दशा का क्या। दिस मेड देम रियलाइज देयर ड्यूटी टुवार्ड्स द सोशल इशू एंड दे डिसाइडेड टू गो टू जेल विथ गांधी। फिर इस बात से उन्हें एहसास हुआ कि भाई उनकी भी तो सामाजिक मुद्दों के प्रति जिम्मेदारी है, और उन्होंने निर्णय किया कि वो भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे। ही इन्फ्लुएंस्ड द लायर्स बाय एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। और इस तरह से गांधी जी ने अपनी निस्वार्थ सेवा की बदौलत वकीलों को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, वाई डिड गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। कि गांधी जी चंपारण के इस एपिसोड को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं। तो इसीलिए मानते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहीं से शुरुआत करी थी और वो सफल भी हो गए। तो देखते हैं जरा उत्तर हमारा। गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। कि गांधी जी ने चंपारण एपिसोड को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट माना, क्योंकि बिकॉज ही रियलाइज्ड डेट सिविल डिसोबीडियंस विच हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कुड गो ए लॉन्ग वे इन द फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था कि ये जो सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है कि विनम्रता पूर्वक मना कर देना। जैसे गांधी जी बार बार कोर्ट में जाते और जज को मना कर दे कि हम बिल्कुल भी आपको पैसे देने वाले नहीं है, जमानत के लिए कोई पैसे नहीं देंगे और आपको किसानों की बात सुननी पड़ेगी। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक वो अपनी बात रखते थे। तो गांधी जी ने महसूस किया कि ये जो उनका ये तरीका है सिविल डिसोबीडियंस वाला, ये पहली बार अगर यहाँ जीता है तो ये तरीका बाद में आज़ादी के आंदोलन में कामयाब हो सकता है। कुड गो ए लॉन्ग वे मतलब ये तरीका बाद में भी हमें काम आ सकता है। मोर ओवर ही हैड सक्सीडेड इन मेकिंग द पीजेंट्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड बिकमिंग कॉन्फिडेंट। और इसके अलावा उन्होंने वो सफल हो गए थे किसानों को उनके अधिकार बताने में और उनके आत्मविश्वास को वापस लाने में। दिस सक्सेस thus proved the effectiveness of Gandhi's method of non-violence and non-cooperation। तो ये जो सफलता है ये बताती है कि जो गांधी जी के जो तरीके थे अहिंसात्मक और जो असहयोग वाले जो तरीके थे बड़े ही प्रभावपूर्ण थे। इसलिए गांधी जी मानते हैं कि भाई चंपारण में उन्होंने जो प्रयोग किए वो उनके जीवन के टर्निंग पॉइंट रहे। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। वाई डिड गांधी चीट द लायर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। कि गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों फटकारा, क्योंकि ये वहाँ के किसानों से उनके केस को लड़ने के लिए ज़्यादा फीस लेते थे। तो देखिए जरा, गांधी चीटेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स टू फाइट देयर केस इन लॉ कोर्ट्स। कि गांधी जी ने वकीलों को फटकारा क्योंकि ये उन किसानों से ज़्यादा मात्रा ज़्यादा फीस लेते थे उन बटाईदारों से। बटाईदार मतलब शेयरक्रॉपर्स, किसान जो थे उनके केस को कोर्ट में लड़ने के लिए। ही फेल्ट टेकिंग देयर केस टू लॉ कोर्ट्स वुड डू लिटिल गुड। उन्होंने महसूस किया कि इन किसानों के केस को कोर्ट में ले जाने से ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। वेन दे वर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन। क्योंकि किसान तो बहुत ज़्यादा भयभीत थे, वो इतने भयभीत थे कि उनके केस को कोर्ट में ले जाने से कोई मतलब ही नहीं है। सो हिज फर्स्ट प्रायोरिटी वाज टू फ्री देम फ्रॉम फियर। इसलिए गांधी जी की पहली प्राथमिकता यही थी कि वो इन किसानों को भय से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे, फ्री फ्रॉम द फियर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ और प्रश्न भी है इसमें। पहला है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट।
यानी कि जो राजकुमार शुक्ला नाम का जो किसान है उसको दृढ़ संकल्पित क्यों माना गया, क्यों कहा गया, वो दृढ़ संकल्पित क्यों है? तो राजकुमार शुक्ला वो किसान है जो सबसे पहली बार गांधी जी के पास अपनी समस्या लेकर के गया था। वो गांधी जी को ये बताना चाहता था कि जो चंपारण के किसान है वो कितने अंग्रेजों से परेशान हैं, जमींदारों से परेशान हैं। तो गांधी जी जहाँ भी जाते, जैसे लखनऊ अधिवेशन में गए तो वहाँ पहुँच गया, अहमदाबाद चले गए तो वहाँ पीछे पीछे आ गया, फिर कोलकाता आए तो वो फिर वहाँ आ गया। तो इसीलिए उसे क्या माना गया, रिजोल्यूट माना गया है। तो देखते हैं जरा, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट बिकॉज ही वाज फुल्ली डिटरमाइंड टू टेक गांधी टू बिहार। उसे दृढ़ संकल्पित माना गया है क्योंकि वो पूर्णतः डिटरमाइन था गांधी जी को बिहार ले जाने के लिए। ही हैड कम टू कंप्लेन टू गांधी अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो गांधी जी के पास शिकायत लेकर के आया था कि जो बिहार में जो भू व्यवस्था है, भूस्वामी व्यवस्था है, उसमें कितनी नाइंसाफी हो रही है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। हफ्तों तक गांधी जी के साथ ही वो रहा, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा उनको। टिल गांधी आस्क्ड हिम टू मीट एट कलकत्ता। जब तक कि गांधी ने उससे कह दिया कि वो कलकत्ता में उससे मिलेंगे, तब तक वो उनके साथ ही रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई राजकुमार शुक्ला बहुत ही जिद्दी था। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। देखिए, प्रश्न का मतलब है कि जो एक औसत भारतीय अंग्रेजों के ज़माने में जो था, उसका स्वाधीनता के जो सेनानी थे उनके प्रति क्या रवैया रहता था। अगर हम सरल शब्दों में इसको कहें तो हम कह सकते हैं कि जो लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, चाहे वो लोकतंत्र वाले तरीके से या फिर हिंसात्मक या अहिंसात्मक, किसी भी प्रकार से अगर वो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऐसे लोगों के प्रति आम भारतीय क्या सोचता था, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। तो देखिए जरा, आम भारतीय तो बहुत डरता था, उसको पता था कि अगर उसने भी इनका सपोर्ट किया तो अंग्रेज बहुत खतरनाक है। तो देखते हैं जरा, द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज वर स्केयर्ड टू शो sympathy for the advocates of home rule due to the fear and control instilled by British। कि एक जो औसत भारतीय जो होते थे वो डरते थे, वर स्केयर्ड, वो डरते थे कि वो ऐसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। कैसे लोगों के प्रति? जो स्वाधीनता की बात करते हैं, होम रूल की बात करते हैं। ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें ब्रिटिश के द्वारा ये जो भय था, इसकी वजह से वो डरे हुए थे और वो कभी भी ऐसे लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की सिंपैथी नहीं दिखाते थे। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज गांधीज पॉलिटिक्स इंटरट्विन्ड विथ। कि गांधी जी की राजनीति किस चीज से जुड़ी हुई थी। तो देखते हैं जरा, गांधीज पॉलिटिक्स वाज इंटरमिंगल्ड विद द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियंस। कि गांधी जी की जो राजनीति थी वो रोजमर्रा जो लाखों भारतीयों की जो समस्या थी उन्हीं से जुड़ी हुई गांधी जी की राजनीति रहती थी। मतलब गांधी जी राजनीति भी अगर कर रहे थे तो सिर्फ भारतीयों की भलाई के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर से कि डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर विथ रेफरेंस टू गांधीज रोल इन चंपारण मूवमेंट। कि गांधी जी ने जो चंपारण के आंदोलन में अपना रोल निभाया एक अच्छे से लीडर का, उसके आधार पर आपको एक अच्छे लीडर की क्वालिटी को बताना है कि एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो देखते हैं जरा, ए गुड लीडर हैज़ ए मास अपील। यानी कि एक जो अच्छा लीडर होता है ना, उसको लोग पसंद करते हैं। मास अपील का मतलब यही, उसके सपोर्टर्स बहुत होते हैं, उसको सहयोग देने वाले बहुत होते हैं, उसको जनता चाहती है। ही राइजेस फ्रॉम द मासेस, थिंक्स फॉर देम एंड वर्क्स फॉर देम। वो लोगों के बीच में से ही आता है, उठता है, उनके बारे में ही सोचता है, लोगों के बारे में, और उनके लिए कार्य करता है। ही इज सिंसियर इन हिज अप्रोच। वो अपने काम
के प्रति बड़ा ही गंभीर और ईमानदार होता है। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसा व्यक्ति सिद्धांतों पर चलने वाला होता है। ट्रुथ, ऑनेस्टी, पैट्रियोटिज्म, मोरलिटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस आर द हॉलमार्क्स ऑफ ए गुड लीडर। यानी कि सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति, नैतिकता, सेवा करने की भावना, बलिदान, ये सारे गुण एक अच्छे लीडर के होते हैं। He never mixes politics with religion or sect. वो कभी भी राजनीति और धर्म को मिक्स नहीं करता है, एक अच्छा नेता जो होता है। यानी कि धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करता है और राजनीति का धर्म के लिए। He believes in working for the welfare of the nation and does not think in the narrow terms of class, caste or region. वो हमेशा राष्ट्र की भलाई के बारे में सोचता है और कार्य करता है। वो कभी भी वो जातिगत जो भेदभाव है या फिर क्षेत्रीय भेदभाव है, इन चीज़ों में वो कभी नहीं पड़ता। यानी कि एक अच्छे लीडर की यही विशेषता होती है कि वो कभी भी किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस साथ ही साथ आपकी जो बुक है उससे भी प्रश्नों को शामिल किया है। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।